आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। हमारी आज की पेशकश में बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और NIOS के रोल की। जी हाँ, अब हमारे देश की पुरानी एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से बदल रही है और उसकी जगह एक बिल्कुल नई, वाइब्रेंट और रिवोल्यूशनरी एजुकेशन पॉलिसी ने ले ली है। जाहिर है, इसका मकसद सबके लिए एक ऐसी हाई क्वालिटी एजुकेशन पॉलिसी को अपनाना है जो इंडिया सेंट्रिक होने के साथ साथ मुल्क की सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से नॉलेज सोसाइटी क्रिएट कर सके। तो क्या है इस नई एजुकेशन पॉलिसी की खूबियां और कैसे ये पॉलिसी हमारे आज के समाज की ज़रूरत के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत NIOS की क्या जिम्मेदारियां हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में डायरेक्टर डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और NIOS में ही स्टूडेंट्स सपोर्ट सर्विसेज के डायरेक्टर S विजय कुमार। आप दोनों का हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे सर, ये बताइए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं अपनी बात को आपने जो अपने प्रारंभिक उद्बोधन में दो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप बताएं कि भाई ये पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो इंडिया सेंट्रिक है और नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की परिकल्पना किए हुए आया है। देखिए, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एक विज़न स्टेटमेंट है और इसका जो प्रारूप था वो जून 2019 में तमाम राज्यों के साथ और लोगों के साथ साझा किया गया था। एक एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्णतः भारतीय है। मैं अपनी बात को आपके साथ एक रोचक तथ्य के साथ साझा करते हुए आगे बढ़ाना चाहूँगा। 23 जून 1853 में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी में चार्ल्स ट्रेवलिन को गवाही देने के लिए बुलाया गया था और उनसे पूछा जाता है, लॉर्ड मॉन्टेगल पूछते हैं कि आपका बड़ा व्यापक अनुभव है भारत में कार्य करने का। ट्रेवलिन जो मैकाले के बहनोई थे और भारत में 12 साल रहे थे, 6 साल वो दिल्ली में रहे थे और 6 साल कोलकाता में रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि भारत को किस तरह, तत्कालिक भारत को किस तरह पराधीन रखा जाए, इसके बारे में आप सुझाव दें, अपना अनुभव साझा करें। उस समय चार्ल्स ट्रेवलिन ने बताया था, जो गवाही में ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है जिसको आप गूगल करके या हम सब देख सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। उनका कहना था कि जो मैकाले का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाएं, क्योंकि वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को आप नौकरी में लेके आएँ। ट्रेवलिन का कहना था कि जब एक भारतीय यूरोपियन एजुकेशन को ग्रहण करता है तो उसके विचार बदल जाते हैं, फिर वो स्वाधीनता की बात नहीं करता है। उसको लगता है कि जो अंग्रेज हैं वो बड़े उपकारशील हैं, मित्र हैं, मददगार हैं और भारत का भविष्य इनके साथ ही निहित है। मुझे लगता है ये पहली 21वीं शताब्दी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो भारतीय विचारधारा को संजोए हुए और मॉडर्न एजुकेशन को भी साथ लेके चलने का एक बहुत ही अच्छा सार्थक प्रयास मुझे नज़र आता है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। देखिए, जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं तो ये कहता है कि भारतीय विचार और भारतीय दर्शन के 3 बड़े मानवीय लक्ष्य होने चाहिए। पहला कहता है ज्ञान, जिसकी बात आप कह रही थी कि हम अभी तक एक इंफॉर्मेशन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में थे, अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम नॉलेज बेस्ड एजुकेशन सिस्टम या नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हम मूव करें। तो ये कहता है एक तो ज्ञान, हम नॉलेज की बात करें। यहाँ पे फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये शिक्षा नीति शिक्षा और विद्या के परिपाटी जो अंतर है उसकी भी बात करता है कि शिक्षा विद्या से कैसे अंतर है
और हमें भारतवर्ष में ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने बच्चों तक विद्या लेके जाएं, ना कि केवल शिक्षा लेके जाएं। जी। तो पहला कहता है जो मानवीय लक्ष्य ज्ञान हो, दूसरा प्रज्ञा की बात करता है, प्रज्ञा जिसे हम विजडम भी कहते हैं, और तीसरा वो सत्य की बात करता है। जी। जो विद्या अर्जन करने का ये 3 लक्ष्य होने चाहिए, ताकि जब बच्चा स्कूल से बाहर निकले तो ये उसे आत्मसात करे और आत्म ज्ञान भी उसे इन तीनों चीज़ों का रहे। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो भारतवर्ष की जो लिटरेसी रेट थी 12.24 के आसपास थी। जो 2011 का सेंसस है 74.04 शायद, जहाँ तक मुझे ज्ञात है लिटरेसी रेट है भारत का। लेकिन करप्शन का ग्राफ भी साथ साथ बढ़ता गया है। जी। कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षा नीति है वो भ्रष्टाचार उन्मूलन का जो कार्य करना चाहिए, जब हम ज्ञान और जब हम विजडम की बात करते हैं, वहाँ पे जितनी भी पॉलिसीज़ आई हैं वो कहीं ना कहीं विफल हुई हैं। इस दिशा में मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रयास किया है और आने वाले समय में ये बड़ा ही सार्थक साबित होगा। जी, तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं अगर हम एनईपी की बात करें तो? देखिए, एनईपी में जो मुख्यतः जो मुझे लगता है जो खूबियां हैं, पहला ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करता है। जी। एनईपी कहता है कि कक्षा तीसरी तक एक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का ज्ञान जी हमारे देश में उन तमाम बच्चों को हो जो स्कूल में हैं या स्कूलीय शिक्षा के बाहर हैं। दूसरी बात वो कहता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 का है, वह तमाम बच्चों को एक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात करता है और ये राज्य सरकार और सरकार पे दायित्व है कि देश के तमाम बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान किया जाए। यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो उसके एक्सटेंशन की बात करता है। ये कहता है कि क्लास तीसरी उम्र से जब बच्चा तीन वर्ष का होता है, वहाँ से राइट टू एजुकेशन एक्ट का प्रावधान किया जाए और जब बच्चा 12वीं उत्तीर्ण करता है, 12वीं क्लास में जाता है, जब वो 18 वर्ष का होता है, तब तक ये सरकार का दायित्व हो कि उसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान की जाए। जी। ये एक बहुत अगर ये मुझे पूरा उम्मीद है कि सरकार बहुत संजीदा है इसको करने में और ये अगर प्रयास सफल होता है तो ये एक मील का पत्थर आने वाले समय में साबित होगा। जी, विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बात करें, आप स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम देखते हैं, अगर हम आज के दौर की बात करें तो कितना महत्व इसका बढ़ जाता है, किस तरह से आप सपोर्ट करते हैं लर्नर्स का? देखिए, अभी राजीव जी ने कहा था एनईपी 2020 का जो स्पेशल फ्यूचर्स है, जो एनईपी में सबसे ज़्यादा बोला गया, बच्चों को एक पूरा फ्रीडम देना है पढ़ने के लिए। हम सबको पता है आजकल जो सोसाइटी में, तब हम एजुकेशन का बारे में बात करेंगे, सभी जगह में एक तनाव है। बच्चे के ऊपर तनाव है, पेरेंट्स के ऊपर है, टीचर्स के ऊपर है, स्कूल सिस्टम के ऊपर है। जी। हर मिनट एक तनाव पैदा होता रहता है सिस्टम का अंदर। इसमें काफ़ी परेशानी हर दिन सिस्टम का साथ चलता रहता है। वो तनाव को दूर करने के लिए एनईपी 2020 में काफ़ी व्यवस्था बोला गया है। उसमें एक अल्टरनेटिव स्कूलिंग सिस्टम का बारे में बात हुआ है। अब सबको पता है ऐसा नहीं है, फॉर्मल स्कूल में आपका स्कूल होगा, टीचर होगा, बच्चे होंगे और प्रिंसिपल होंगे। तब हम अल्टरनेटिव स्कूल बात करेंगे, वो फॉर्मल से हट के दूसरा एक स्कूल सिस्टम है। उसमें हम लोग बात करते हैं वर्चुअल स्कूलिंग सिस्टम। जी। आज का जो टाइम है हमारा, बहुत कठिन टाइम में हम लोग गुजरा है, पूरा दुनिया कोविड पैंडेमिक में। सारा स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, अभी पता नहीं कब खुलेगा। और पिछला 6 महीना सारा स्कूल का वर्चुअल मोड में बच्चे घर में बैठ के अपना माँ बाप का साथ, भाई बहन का साथ बैठ के घर का माहौल में पढ़ाई हो रहा है। जी। और कोई परेशानी किसी का नहीं है और कोई तनाव भी नहीं है। सो उसमें तब वर्चुअल हम बात करेंगे। अभी 6 महीना वर्चुअल हमारा बहुत सक्सेसफुल जा रहा है पूरा देश में।
इसको हम कंटिन्यू भी करना पड़ेगा। और इसका बाद हम बताएंगे ओपन स्कूल सिस्टम। तब नाम है ओपन स्कूल सिस्टम, मतलब इसको कोई सीमा नहीं है। सो जो NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, हम लोग इधर ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में बच्चे को पढ़ा रहा है जी। इसमें हमारा 3 भाग है। एक तो ओपन बेसिक एजुकेशन है, उसमें हम क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 को पढ़ा रहा है। और सेकेंडरी है, उसमें क्लास 10 होता है हमारा, और क्लास 12 में हमारा 12वीं होता है जी। इसमें जो हमारा एंट्री स्टेज है क्लास 10 और 12 में 14 और 15 जी। और अपर एज हमारा कोई लिमिट नहीं है, जी। आसमान है। जी। आपको आश्चर्य होगा, हमारा पास OB में और सेकेंडरी में 70 साल का भी लर्नर है। जी। अभी कुछ दिन पहले हम लोग शिक्षक पर्व मनाया गया पूरा देश में, सितंबर 5 से लेके सितंबर 25 तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मनाया। उसमें NIOS का 2 घंटे का एक स्लॉट दिया। उसमें हमारा एक अलुमनी आया था चेन्नई से, जी। प्रोफेसर पद्मनाभन। जी। वो रिटायर्ड वाइस चांसलर हैं मिडिल ईस्ट यूनिवर्सिटी से। जी। उनका मन में एक आशा था, मैं डॉक्टर बनना है, मेडिकल डॉक्टर। तब उन्होंने अप्रोच किया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको बोला आपका पास बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, आप फिजिक्स का है, इसलिए आप डॉक्टर नहीं बन पाएगा। जी। तो उन्हें काफ़ी दुख हो गया, अभी क्या करूं, मैं बायोलॉजी कहाँ से पढ़ूंगा इस साल में। उन्होंने फिर NIOS में दाखिल हुआ। हाँ। सिर्फ बायोलॉजी लिया NIOS में, जी। अच्छा मार्क लेके पास हुआ। जी। उनको वेस्ट इंडीज़ में मेडिकल सीट मिला। आज वो डॉक्टर है, क्या बात। बाय प्रोफेशन। जी। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस को हमारा पूरा देश का सामने शिक्षक पर्व में शेयर किया। जी। ये सिर्फ पॉसिबल है आपका ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में, ये फॉर्मल स्कूल में बिल्कुल पॉसिबल काफी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यस, हमारा इतना फ्लेक्सिबिलिटी है, जी। कुछ भी आप लेंगे NIOS में फ्लेक्सिबिलिटी है। वो लर्नर को हम ध्यान रख के सारा फ्लेक्सिबिलिटी लर्नर को दिया है। जो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस से हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटीज है वो काफ़ी गंभीर फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ। हम 5 साल दे रहे हैं बच्चों को जी। क्लास 10 और 12वीं में पढ़ने के लिए, जी। और 9 बार एग्जाम लिख सकता है, 9 बार अटेम्प्ट कर सकता है 5 साल का अंदर 10th and 12। जी। ये बहुत बड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी है। फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें समय बच्चे का साथ है, वो अपना मर्जी से सब्जेक्ट चुन सकता है, अपना मर्जी से एग्जाम दे सकता है आराम से, कोई तनाव उसका सामने कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तनाव नहीं है और 9 बार अटेम्प्ट कर सकता है, 5 साल में पूरा कर सकता है। आपसे जानना चाहेंगे राजीव जी कि आपने बताया कि NEP के फीचर्स क्या हैं, लेकिन अगर हम बात करें पुरानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो किस तरह से डिफरेंट है? जी, जो हमारा अभी जो स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, जो करिकुलम ट्रांजैक्शन का जो स्ट्रक्चर है, प्राथमिक शिक्षा क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक है। उसके बाद मिडिल स्कूल के स्ट्रक्चर है जिसमें कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं है। उसके बाद फिर सेकेंडरी है जिसे हम 9वीं 10वीं कहते हैं, फिर सीनियर सेकेंडरी है 11वीं 12वीं है। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है जी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई है, जो पहली बार इसको एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। जी। उससे पहले मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा जो 2016-17 का UDICE का डेटा है कि भारत में तकरीबन 25 करोड़ बच्चे हैं जो विद्यालय में जाते हैं। जी। उनमें से 18 करोड़ जो बच्चे हैं वो गांव के परिवेश में और गांव के स्कूल में जाते हैं। हो ये रहा था कि जो शहर के बच्चे थे उनके पास प्री प्राइमरी एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी तो थी जी। लेकिन गांव के बच्चों का प्री प्राइमरी एजुकेशन का ना कॉन्सेप्ट था ना एक्सेसिबिलिटी थी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। जो आंगनबाड़ी है उस आंगनबाड़ी में जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं वहाँ पे या स्कूल कॉम्प्लेक्स जो है, स्कूल कॉम्प्लेक्स में एक्सटेंशन करके नर्सरी क्लासेस का भी प्रोविज़न किया जाएगा, जहाँ फॉर्मल पढ़ाया नहीं जाएगा लेकिन उनको 3 साल की उम्र के बाद बच्चों को स्कूलिंग के लिए तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। प्री स्कूलिंग के लिए स्कूल में क्लास 1 में जाने के लिए प्रयास किया जाएगा, जिसमें खेल खेल के माध्यम से, कहानी शेयरिंग के माध्यम से, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक हैं या एडुकेशनिस्ट हैं उनका मत है कि
जो बच्चों का 85% जो ब्रेन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो 8 साल की उम्र तक हो जाता है। जी। तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप था जिसको स्कूल सिस्टम में लाने की ज़रूरत थी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसका प्रयास किया है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में क्लास नर्सरी से बच्चों को स्कूल सिस्टम में लाया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो लगभग 6 लाख गांव हैं, उन 6 लाख गांव के आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो दक्ष हों। नर्सरी जो ट्रांजैक्शंस है, जो कंटेंट है, उसको कैसे रोचक और इंगेजिंग तरीके से बच्चों को इंगेज किया जाए, उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा। उसके बाद जो विद्यालयी जो लर्निंग ट्रांजैक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के कारण। अब ये 5, जिसमें नर्सरी के 2 साल, नर्सरी के 3 साल, कक्षा पहली और दूसरी, ये 5 पहला, फिर उसके बाद कक्षा तीसरी, चौथी, 5वीं, तो 5 + 3, फिर मिडिल स्कूल +3 जी। उसके बाद सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी अब एक साथ होगा। तो ये 5 + 3 + 3 + 4 जी की एक शिक्षा पद्धति आई है। हाँ। जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरा, जो हमारा जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत कंटेंट ओरिएंटेड था। जी। इस शिक्षा नीति में ये प्रयास किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को इंगेज करें, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हम प्रोवाइड करने की कोशिश करें जहाँ पे बच्चा हाउ टू थिंक क्रिटिकली, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रमोट हो, एक हॉलिस्टिक इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम प्रमोट करने का प्रयास किया जाए, जहाँ पे टीचर और स्कूल प्रिंसिपल को बहुत ऑटोनॉमी हो। उनको इतनी ऑटोनॉमी हो कि अगर वो एक लोकल करिकुलम भी इवॉल्व करना चाहें तो वो करें। जी। एक इंक्वायरी ड्रिवन और डिस्कवरी ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम प्रदान करने की अब प्रयास किया जाए पूरे भारतवर्ष में। इसको भी एड्रेस करने का इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रयास किया है। दूसरा, जो मुझे लगता है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है जिसको हम भूलते जा रहे थे, उसको संजोने का प्रयास इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। मैं एक उदाहरण के साथ अपना बात रखना चाहूँगा नीता जी। रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जरी में सुश्रुत का 6 फुट का प्रतिमा स्थापित किया गया है और प्रतिमा के नीचे लिखा गया है फादर ऑफ सर्जरी। मैं पूछता हूँ आपसे और जानना चाहता हूँ कि कितने बच्चे हैं या कितने लोग हैं जो इस चीज़ से परिचित हैं। हमारे देश ने महान विभूतियाँ दी हैं जी। जैसे आप कुछ देखें, चरक संहिता जो चरक का है जी, सुश्रुत का योगदान है, भास्कराचार्य हैं, तो इसको रिवाइव करने की वराह मिहिर हैं, पतंजलि हैं, पन्नी हैं, पिंगला हैं, बिल्कुल, मैत्रेयी हैं, गार्गेयी हैं। गार्गी ने तो ऋग्वेद के कई हैम्स लिखे हैं और ऋग्वेद में उन्होंने ओरिजिन ऑफ एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया है। वो सब शायद हम भूलते चले जा रहे थे। जी। उसको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रयास कर रहा है कि कैसे उसे संजो के और अगले जनरेशन तक लेके जाया जा सके। तो मुझे लगता है एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और जो हमारा इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन कॉर्पस है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग मिश्रण को बच्चों तक ले जाने का प्रयास यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रहा है। काम जारी है और होलिस्टिक अप्रोच इसमें NEP 2020 में देखने को मिल रही है। जी विजय जी, ये बताइए कि अभी इस दौर में देखने को मिला, बच्चे जब घर से पढ़ाई करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, स्कूल नहीं जाना, पीयर ग्रुप नहीं है, सामने टीचर नहीं है, तो पढ़ना और टीचर्स को पढ़ाना दोनों काफ़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं। तो लेकिन आप अपने स्कूल में अगर हम बात करें NIOS की, तो उसमें कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाते हैं? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, आपका ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में हमारा सामने कोई फॉर्मल स्कूल नहीं है और टीचर्स प्रिंसिपल भी नहीं है। सिर्फ हमारा सामने कौन होता है? सिर्फ हमारा लर्नर्स होता है। और जो ODL में लर्नर्स है ये हमारा पैरामाउंट है। इसलिए पैरामाउंट है, उनका सामने इस तरह का कोई सुविधा नहीं है, ना स्कूल है ना टीचर है। उनके पास जो सुविधा होगा
उसको खुद पढ़ना है, समझना है, थोड़ा बहुत उनका जो मदद हो सकता है वो अपना अपना स्टडी सेंटर हम लोग बोलते हैं उससे मिलता है थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। तब हमारा पैंडमिक शुरू हुआ, हमारे सामने एक गंभीर क्वेश्चन था, इसको हम कैसा हैंडल करेंगे। जी तब मैंने शुरू में बोला था ओपन मतलब एकदम खुला है, जी कोई सीमा नहीं उसके लिए। सो फिर हम लोग काफ़ी चर्चा किया कैसा इसको हम संभालेंगे। बाकी जो आपका फॉर्मल स्कूल तुरंत वर्चुअल में चला गया। सो हम लोग सोच के हमारा पास एक बड़ा फैसिलिटी था स्वयं पोर्टल, उसमें 5 चैनल NIOS का था एक्सक्लूसिव। सो वो 5 चैनल का थ्रू हम लोग काफ़ी प्रोग्राम हर दिन करता था। हमारा जो मीडिया स्टूडियो है नोएडा में, उसका थ्रू लाइव एज वेल एज रिकॉर्डिंग प्रोग्राम हम देता रहता था। तब पैंडमिक शुरू हुआ, स्टूडियो से हम इसको नहीं कर पाएंगे। जी फिर हम लोग ने ऐसा सोचा स्काइपी का थ्रू स्वयं को हमने कनेक्ट करवाया। जी जो हमारा टीचर्स हैं उसको हम लोग ने पुल किया, बड़ा बड़ा संस्थान लाइक केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, आर्मी पब्लिक स्कूल्स, इस तरह का जो बड़ा बड़ा स्कूल सिस्टम है उधर से टीचर्स को हम लोग ने लिया हमारा सिस्टम में। हम लोगों ने सोचा था सिर्फ ODL का जो लर्नर है उनका फ़ायदा नहीं पहुंचना है, हम पूरा कंट्री में जो भी बच्चे होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल सभी बच्चों को हम ये फ़ायदा हम देना है, वो हमारा सोच था। इसलिए हम लोग इस तरफ का बाकी सिस्टम का टीचर्स को पुल करके स्काइपी का माध्यम से स्वयं पोर्टल में हम लोगों ने चलाया लाइव प्रोग्राम। आपका आश्चर्य होगा, हम लोग शनिवार भी आजकल चला रहा है, रविवार भी चला रहा है। इसका मतलब सारा अब था और डिफरेंट सब्जेक्ट्स क्लास 10 और क्लास 12 का। जी उसमें हम एक सिस्टम भी लेके आया, बच्चे क्वेश्चन भी पूछ सकता है जो एक्सपर्ट्स का साथ, उसको भी हमने एक व्यवस्था करके रखा था। सो हर दिन बच्चे एक्सपर्ट्स का सामने क्वेश्चन आता रहता था, सो एक्सपर्ट्स उनको जवाब भी देता रहता था। अभी भी हमारा ये सिस्टम चलता रहता है। पिछले 6 महीना तक हम लोग इसको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बनाया और काफ़ी बच्चे को बहुत आपका फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल का जो लर्नर्स होगा अक्रॉस द कंट्री सबको खूब बेनिफिट इसका थ्रू मिला है। तो आज के समय में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको कि आप ओवरकम करने की कोशिश करें। डॉक्टर राजीव, आप भी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? हाँ, जैसा विजय जी ने बताया है, NIOS के हमारे 4 स्वयं प्रभा के चैनल हैं। जी एक शारदा है, एक पढ़नी है, एक ज्ञानामृत है और एक टीचर एजुकेशन का चैनल है। शारदा चैनल है जिस पे हम, और पढ़नी चैनल जो है जिस पे हम क्लास 10th एंड 12th का हम करिकुलम ट्रांजैक्ट करते हैं। और जैसे उन्होंने बताया जो लाइव PCP है उसके जरिए हम बच्चे से जुड़ रहे हैं। मैं जोड़ना ये चाहता हूँ, एक हमारा चैनल ज्ञानामृत है जी जिस पे हम इंडियन साइन लैंग्वेज, जी NIOS में हम सेकेंडरी स्तर पे 7 विषयों को हम लोगों ने इंडियन साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यवश था कि हमारे देश में साइन लैंग्वेज में कहीं किसी बोर्ड में कोई कंटेंट नहीं है। NIOS ने इस चीज़ को समझा और एक बहुत बड़ी आबादी है जो हियरिंग इम्पेयर्ड है इस देश में, उनको कैटर करने की ज़रूरत समझी गई। 7 विषयों का हम लोगों ने ट्रांसलेट किया है और इंडियन साइन लैंग्वेज एज एन लैंग्वेज उस पर काम चल रहा है और उसको हम लोग ज्ञानामृत चैनल के जरिए हम जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जी विजय जी, और भी लर्नर्स होंगे विद स्पेशल नीड्स, तो उनको किस तरह से सपोर्ट करते हैं आप लोग? हमारा ODL मोड में जो NIOS में काफ़ी स्कीम हम लोग रखा है। ऐसा नहीं सिर्फ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और OBE। 2-3 एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ। आपने बोला था स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स सिर्फ जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे के लिए नहीं। मान लीजिए किसी ने कुछ गलती कर लिया, उसको अरेस्ट करवा गया, वो जेल में है जी, उसका भी एक नीड होता है जी, है ना। सो NIOS ने वो भी सोचा है। स्पेशल नीड का ये मतलब नहीं है सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए हम कुछ करना है। जो जेल का अंदर है उसको भी कुछ करना है। तो जेल के अंदर से भी पढ़ाई की जा सकती है। जी सो हम लोग जेल इनमेट्स के लिए क्लास 10 और क्लास 12 में भर्ती हम लोग करता है। और आपको आश्चर्य होगा, हमारा एग्जाम जेल में होता है। जी
कभी आपने नहीं सुना होगा जेल में कुछ एग्ज़ाम हो सकता है क्या? जी। सो हम लोग NIOS का तरफ से जेल में एग्ज़ाम करवाता है उन कैदियों को, और इसका अलावा वोकेशनल एजुकेशन भी उनको हम देता है। तब उनका जो भी इम्प्रेसमेंट ख़त्म हो जाता है टर्म, वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसका सामने एक स्किल है, उसके एक कॉन्फिडेंस का साथ वो बाहर आता है। पढ़ाई उसका एकेडमिक भी हो गया, उनका हाथ में एक स्किल भी है, वो नौकरी के लिए चला जाता है। वो दोबारा दूसरा कोई काम करना, दोबारा जेल में जाना, उस तरफ का एक माइंडसेट खत्म हो जाता है। सो एजुकेशन इज़ अ मस्ट फॉर एवरीबडी। एक जेल इनमेट्स के लिए हम एक प्रोग्राम बढ़िया से कर रहा है। दूसरा नीपिया करके जो आर्मी में जवान्स है उनके लिए भी हम लोग ने शामिल किया है NIOS का तौर पर। वो लोग भी हमारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज हमारे साथ कर रहा है। इसके अलावा मदरसा हमारा साथ है, काफ़ी मदरसा में NIOS का एजुकेशन हम लोग दे रहा है। और गुरुकुल है, गुरुकुल सिस्टम है, जो अभी राजीव जी ने कहा था, इंडियन ट्रेडिशन सिस्टम। और NEP 2020 में यही कोशिश है, जो मॉडर्न एजुकेशन है और हमारा पुराना ट्रेडिशन है, दोनों ब्लेंड होना चाहिए। हमेशा तब एक नया आता हम पुराना छोड़ देता है और भूल जाता है, वो जनरल हमारा ह्यूमन माइंडसेट है। इसमें कोशिश यही है एजुकेशन पॉलिसी में, जो हमारा पुराना है उसको भी जोड़ना है साथ लेके, जो अभी यंग जनरेशन को पता होना चाहिए पुराना ज़माना में और पुराना में हम कितना बड़ा है बिल्कुल इस दुनिया में एज अ कंट्री। सो जो हम लोग बोलते हैं इंडियननेस, नेशनल इंटीग्रेशन, ये तब हम जोड़ना चाहिए, एजुकेशन का थ्रू ही होना चाहिए, बिल्कुल। so that the young learners are known the entire aspects of Indian education system and they will appreciate. So इसलिए एक blend mode इसमें ट्राई किया है। वो blend mode हम लोग ऑलरेडी कर रहा है NIOS में, जो इंडियन ट्रेडिशन सिस्टम ऊपर हमारा किताब है, बच्चे उसको ले रहा है, पढ़ रहा है। सो इस तरफ का हमारा स्कीम का तौर पर हम काफ़ी लर्नर्स को एड्रेस करते हैं। और आई कैन से टारगेट ग्रुप्स, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चे हैं और डिसएडवांटेज्ड बच्चे हैं, उन सब के लिए इन्होंने बोला था साइन लैंग्वेज। ये सिर्फ करिकुलम NIOS में अवेलेबल है साइन लैंग्वेज में। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, NEP में आप देखेंगे तो साइन लैंग्वेज को करिकुलम बनाने के लिए NIOS को काम दिया गया है। एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। सो इसका मतलब ये है सिर्फ NIOS में ये काम हो रहा है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सोचा है ये काम NIOS को हम दे देंगे पूरा देश के लिए बनाने के लिए। एक बड़ा टारगेट हमारा सामने अभी है, हम लोग जरूर उसको भी करेंगे। जो साइन लैंग्वेज में सारा किताब हम निकालेंगे, जो डिसएडवांटेज बच्चे वो भी कंफर्टेबल का साथ अपना पढ़ाई करना है। जी बिल्कुल। आप दोनों ने समय निकाला। डॉक्टर राजीव विजय जी, आप स्टूडियो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। हमारे इस खास प्रोग्राम पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।